हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से हमारे पूर्व के वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा होगा और उसमें जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है या और जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिया जाएगा तो उसको हम बाद के वीडियो में हम देखेंगे। और आपने देखा होगा कि आज के दौर में YouTube पर ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं और उस वीडियो को, किसी भी वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप शुरू से अंत तक देखें और उसमें उसकी वास्तविक स्थिति को जानें कि उसमें कितना ऑथेंटिक है, कितनी वास्तविकताएं हैं, क्या हम उससे समझ पाते हैं। आपने ढेर सारे वीडियो को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाने की बात को देखा होगा। छात्रों, शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का ही लास्ट रिजल्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन में चला जाता है, तो जब तक आप किसी भी चीज़ का बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो ये तय मानिए कि आप किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो वो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। मतलब क्लियर है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए और सबसे अधिक महत्व रखता है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के कितनी गहराई तक, उस चैप्टर में आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं और प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया जाए, क्योंकि गणित में जो होता है, मैथमेटिक्स में जो होता है, ये खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है ये खेल है का विषय है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है इसको समझना चाहिए। मैथमेटिक्स जो है ये गणनाओं का, कैलकुलेशन का ये विषय है और ये आसान हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आसान नहीं हो सकता है, आसान हो सकता है, किंतु आप क्या कहिए, बेसिक कंसेप्ट को जानिए तो आसान है। जब इसको जानने लगिएगा, बताने वाला आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से बता देगा और ऐसा नहीं कि कुछ रूल्स यहाँ फॉलो हो जाएगा लेकिन वह वस्तु स्थिति, परिस्थितियां बदलने पर भी रूल जो होता है, रूल होता है, वह ऑथेंटिक होना चाहिए, उसको प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए उसका। और कुछ भी चीज़ें बता देना ये ठीक बात नहीं होता है। तो आइए हम आपके समय को बर्बाद ना करते हुए सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि आप मेरा वीडियो हो या अन्य किसी भी ट्विटर का वीडियो हो तो आप उसको जो है शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में आने लगेगी, सारी बातें समझ में आ जाएगी। और चलिए हम इस चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द वर्ड जो है, इसमें यह 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक है आपका ट्री, दूसरा है गॉन और तीसरा है मैट्रॉन। यह मैट्रॉन मैट्री बना हुआ है। ट्री का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब भुजा होता है और मैट्रॉन का मतलब माप होता है। मतलब क्लियर, 3 भुजाओं के माप, अर्थात त्रिभुज से रिलेटेड ये बात हो गई कि त्रिभुज की भुजाओं की माप। तो त्रिकोणमिति की जो परिभाषा है वह इसी से संबंधित है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है, वह भाग है जिसमें हम किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं, कोण के मापों और उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसका अध्ययन हम करते हैं, वो त्रिकोणमिति है। अब बात आती है कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्या होता है। तो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी के लिए किया जाता था।
और वर्तमान समय में हम त्रिकोणमिति का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, बहुमंजिले भवन की ऊंचाइयाँ, या मीनारों की ऊंचाइयाँ, या समुद्र तल से उसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए करते आ रहे हैं। यहाँ पर बात होती है कि अन्य गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के बारे में भी अपना विचार दिया है। तो एक महान गणितज्ञ हुआ J.F. हर्वर्ट। तो J.F. हर्वर्ट महोदय ने कहा कि त्रिकोणमिति संभवतः गणित में त्रिकोणमिति के अतिरिक्त अन्य कोई पार्ट नहीं है जिसे कि मध्य में स्थान मिल सके। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ते हैं तो हम मिडिल में पढ़ते हैं, बीच में। मतलब इनके कहने का एक सेंस था कि जब हम प्रारंभ में पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम मिडिल में पढ़ेंगे तो तब जाकर के हम ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे। मतलब ट्रिगोनोमेट्री को मिडिल में स्थान मिला। बोला गणित में अन्य कोई ब्रांच नहीं है जिसे कि मिडिल में स्थान मिल सके। अर्थात स्पष्ट रूप से ट्रिगोनोमेट्री को ही मिडिल में स्थान मिला, और मिडिल का स्थान जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मिडिल स्टेज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप शुरुआती दौर में छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन जब मिडिल में आते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो आप ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। ये कहने का इनका अर्थ है। और अब बातें रही कि ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ते क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपने नाम सुना ही होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का। जनरली आपने नाम सुना होगा। इसके थोड़ा सा इतिहास को हम जानते हैं। तो ये साइन जो था, साइन के बारे में जितना हम लोग आज सुन रहे हैं, ठीक है, तो आज से लगभग है ना 500 ईस्वी में आज जो हम लोग साइन का इतना व्यापक तौर पर सुन रहे हैं इसको, तो लगभग 500 ईस्वी में एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। नाम समझ में आ गया होगा, आर्यभट्टियम। उसमें एक वर्ड का प्रयोग किया था, एक शब्द का प्रयोग किया था। वह शब्द था अर्धज्या। अर्धज्या, ठीक है। कालांतर में इस शब्द को शॉर्ट में जिया बोला गया, और जब इस पुस्तक का अरबी अनुवाद होने लगा तो इसे जीवा नाम दिया गया। एक शब्द आया जीवा, तो जीवा को साइनस, जीवा अर्थात साइनस, ये वर्ड प्रयुक्त हुआ था। तो मूल रूप में साइनस जो है वो बाद में चल करके साइन लिखा गया, SIN। और एक महान अंग्रेजी के प्रोफेसर एडमंड गुंटर साहब ने इसको शॉर्ट फॉर्म दिया साइन को, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मूल रूप और संक्षिप्त रूप मैंने लिखा है। तो इसमें मूल रूप में ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और यहाँ शॉर्ट फॉर्म है। तो आपका साइन जो है ये आपका यहाँ से ई हट गया, तो शॉर्ट फॉर्म बना साइन। बोलने में एक ही जैसा वर्ड है, सिर्फ ई उसका हट जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। और साइन के बाद तब आपको आता है कोसाइन। बहुत दिनों के बाद जब साइन के पूरक की आवश्यकता पड़ी तो कॉस और टेंजेंट का उद्भव हुआ। और
कॉस जो था वो कोसाइन था। क्या था? कोसाइन। और उसका अर्थ होता था कोटिज्या, मतलब साइन का अर्थ ज्या और कोसाइन का अर्थ कोटिज्या। तो दोनों का जब अनुपात आया तो टेंजेंट बना, इसलिए टेन का सूत्र बना है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां पर कोसाइन का पहला 3 अक्षर लेते हैं, 3 अक्षर कैंसिल हो गया तो शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका कॉस, ठीक है। और यहां पर आपको एक अंग्रेज गणितज्ञ जोनास मूरे हुआ जिन्होंने इस कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा। टेंजेंट आप देख लीजिए, टेंजेंट है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म आपका टेन बना। इसी तरह टेंजेंट के बाद को टेंजेंट बना, को, और 3 पहला वर्ड आया, बाकी कैंसिल हुआ तो कॉट बना, और तब आया आपको सेकेंड, और इसका पहला 3 वर्ड आया, 3 डिजिट आ रहा है अक्षर, तो ये सेक बना, और को सेकेंड बना, तो जिसमें से 3 डिजिट के आने से कॉस बनता, तो कॉस तो पहले कोसाइन से बना हुआ था, तो यहां पर 2 डिजिट और आया तो कोसेक बना। शॉर्ट फॉर्म आपका कोसेक हो गया, कोसेकेंड का, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर संक्षिप्त रूप को देख रहे हैं, संक्षिप्त रूप को ही हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो यहां पर बातें आती है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये सीरियल है। तो इस तरह से हमें ये पता लगना चाहिए कि ये तब तक सही होगा, तब तक इसका अस्तित्व होगा, क्योंकि ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब आप इसके परिभाषा को थोड़ा सा समझिए। तो परिभाषा जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का वो है कि किसी समकोण त्रिभुज में, इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ये उपयोग में लाया जाएगा समकोण त्रिभुज में। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि चयनित न्यून कोण के सापेक्ष या एक न्यून कोण के सापेक्ष, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 न्यून कोण होते हैं, क्योंकि एक समकोण होता है तो 2 न्यून कोण होता है, और दोनों न्यून कोण एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है। बात समझ में आया कि दोनों न्यून कोण जो होते हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट एंगल होंगे, क्योंकि कंप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण का अर्थ होता है जिन 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। चूंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री पहले से ऑटोमेटिक रहता है, तो इस स्थिति में अन्य दोनों कोणों का योग 90 डिग्री ही होगा। तो जब अन्य 2 कोण न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष कोणों भुजाओं का अनुपात, चूंकि ये साइन जो है ये इस चीज का जो मैंने लिखा है इस चीज का अभी तक कोई महत्व नहीं है, ये अर्थहीन है। इसको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्लियर कि ये SIN साइन लिखा रहना, COS कॉस लिखा रहना ये अर्थहीन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई मनुष्य जो है या कोई मानव में जब तक जीव है तब तक इसका अस्तित्व है, और इससे जीव के हट जाने से इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसी तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात में जब तक न्यून कोण नहीं लगा रहेगा तब तक उस त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा से स्पष्ट है। आप परिभाषा फिर से सुन लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा बना कि किसी समकोण त्रिभुज में
बोला कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात को अप्लाई कर सकते हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी परिभाषा ही है कि किसी समकोण त्रिभुज में, और दूसरा है कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष, मतलब न्यून कोण सेलेक्ट होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो न्यून कोण लगा रहना चाहिए। तो जब तक न्यून कोण हम नहीं डालते हैं तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है कि वहाँ आप क्लियर कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात। अब आप समझिए कि भुजाओं का अनुपात जो है वह त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अगर हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहें तो इसमें न्यून कोण का होना अनिवार्य है, चाहे वह न्यून कोण ए हो, बी हो, सी हो, थीटा, बीटा, गामा, कुछ भी हो, वो होना अनिवार्य है, इसमें लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लगा देते हैं, अगर यहाँ पर हम थीटा दे देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा जो है वह इस तरह से प्रभावी होगा कि ऐसा समझ जाइए कि ये शरीर में जैसे जीव है, जान आ गया, तो ये अर्थपूर्ण बन जाता है। अब इसका अस्तित्व है, क्योंकि परिभाषा में है कि न्यून कोण के सापेक्ष इसको रखना है। और भुजाओं का अनुपात, अब बात है भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात क्या, मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है भुजा, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। हम उसको लंब, आधार और कर्ण बोल सकते हैं, बाद में हम समझाएंगे कि ये लंब, आधार, कर्ण क्या है। तो लंब, आधार और कर्ण, तो यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र आपने सुना होगा नॉर्मली कि लंब बटे कर्ण होता है, सही बात है। तो बताइए लंब और कर्ण क्या है, भुजा नहीं है क्या। तो ये लंब बटे कर्ण सूत्र बनाया साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा के साथ साइन थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाए कि नहीं, कहा जाना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा है कि इसमें किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष हम एक प्रेजेंट करते हैं एक समकोण त्रिभुज को, जहां पर हम ए, बी और सी, जिसका बी कोण समकोण दिए हैं और सी कोण को मैंने न्यून कोण, यहाँ दो न्यून कोण बनाए ए और सी, ठीक है। तो यहाँ न्यून कोण सी को हम थीटा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ न्यून कोण थीटा हुआ, तो न्यून कोण के सापेक्ष हो गया आपका त्रिकोण भुजाओं का अनुपात। भुजाओं को देख लीजिए। अब हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं लंब और आधार को। कर्ण के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कर्ण की परिभाषा बनी है कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अगर भुजा के माप दी गई है समकोण त्रिभुज में तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। उससे भी ज्यादा प्रभावी परिभाषा बना कि समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के, समकोण अर्थात राइट एंगल 90 डिग्री का कोण जहां हमारा होगा, इसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्लियर। तो ये कर्ण हो गया। अब बात बचा है आपका, थोड़ा देर और सुनिए। अब बात बचा है आपका ये लंब और आधार की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल भूल जाइए आप कि ये सीधा है तो ये लंब होगा और ये नीचे है तो ये आधार होगा, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को आप अपने दिमाग से उतार लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लंब का दूसरा नाम, लंब के बदले जो प्रयुक्त वर्ड है, जो शब्द है, वो आपका है न्यून कोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा है ये। सेलेक्टेड जो न्यून कोण होगा, चयनित जो न्यून कोण होगा, उसके सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। अब बताइए कि न्यून कोण सेलेक्ट हुआ है यहाँ पर, तो इसका सम्मुख भुजा ये हुआ, तो ये आपका लंब हुआ। चलिए ठीक है। आप कहिएगा सर वही तो हुआ जिसको हम लोग लंब कह रहे थे, ठीक है। इसके बाद पुनः हम बताएंगे, इसके बाद आधार। आधार का नाम पड़ा कि न्यून कोण का जो संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा, न्यून कोण का जो संलग्न भुजा होगा वो आधार होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि न्यून कोण यहाँ बना है सी पर, तो यहाँ पर तो दो भुजा आपका संलग्न चल रहा है। देख लीजिए, एक भुजा ये चल रहा है, एक भुजा ये चल रहा है, सही है। तो ये दोनों भुजा तो संलग्न भुजा है, सही है। तो संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तब बात आती है कि ये आधार क्यों नहीं बना, इसको आधार कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसको आधार कहा जाए,
ठीक है, संलग्न भुजा है, मैं भी मान रहा हूँ संलग्न भुजा है और उसको हम आधार कह रहे हैं। अगर इसको आधार कह रहे हैं तो वहां पर पहले से उसका नाम समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो वहां पर क्या विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वो भुजा पहले से कर्ण सेलेक्टेड है और उसको अभी संलग्न भुजा के आधार पर क्या कह नाम दे रहे हैं? आधार। क्योंकि संलग्न भुजा को आधार कह रहे हैं, न्यून कोण का संलग्न भुजा आधार होगा, ये क्लियर है। लेकिन वहां तो विरोध चल रहा है, तो जब अंतर विरोध हो जाए तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो वो आधार नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब बात बचा एक भुजा इससे रिलेटेड कौन है नीचे, तो ये आपका आधार होगा। आप क्लियर समझ गए होंगे। अब पुनः आपको लग रहा होगा तो सर ये तो वही हुआ, तो जो सीधा खड़ा था वो लंब था, जो नीचे था वो आधार हो गया और ये कर्ण, इसको तो हम जान ही रहे थे। तो आइए न्यून कोण को हम क्या करते हैं, न्यून कोण का चूंकि दो न्यून कोण यहाँ पर हमारे पास है, दो न्यून कोण समकोण त्रिभुज में यहाँ सी न्यून कोण है और एक न्यून कोण ए है। सेलेक्ट कर देते हैं ए को, आइए पता चल जाएगा कि क्या लंब होता है। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब नीचे आया और न्यून कोण के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार। तो इसका तो क्या हो गया? अंतर विरोध हुआ, तो ये आधार हो गया, ये आपका आधार बेस हो गया। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये आधार और लंब जो होता है वो न्यून कोण के सापेक्ष अपना जो है क्या होता है, अपना अस्तित्व रख करके अपना नाम बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए पाइथागोरस महोदय ने अपना जो व्युत्क्रम, अपना जो विलोम सिद्धांत बनाया था पाइथागोरस का विलोम, उसमें लंब आधार की चर्चा नहीं की थी। उसमें उन्होंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, बिल्कुल नहीं बोला कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा जो बड़ी होती है उसके सामने का कोण समकोण होगा। क्लियर? अब बात है कि लंब की परिभाषा क्या दी जाए, तो क्लियर हो गया कि सेलेक्टेड न्यून कोण जो होगा, न्यून कोण के सापेक्ष जो होगा, जो न्यून कोण सेलेक्ट हो जाएगा उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, अर्थात सम्मुख भुजा, न्यून कोण जो सेलेक्ट होगा। और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं और कर्ण जो है समकोण के सम्मुख उस भुजा को कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगर हम लंब की परिभाषा कहें तो अब स्पष्ट हो गया कि सेलेक्टेड न्यून कोण, चयनित जो न्यून कोण होगा उसके सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, उससे जो संलग्न भुजा होगा वो आधार होगा और एक भुजा जो उससे में संलग्न रहता है जिसका विरोधाभास हुआ है वो समकोण के सम्मुख भुजा होने के कारण वो कर्ण है। अब हम लंब और आधार को सम्मिलित रूप से परिभाषित करते हैं, सम्मिलित रूप से कि लंब और आधार एक साथ में परिभाषा देना है। तो लंब और आधार की परिभाषा एक साथ में भी आप दे सकते हैं। तो कैसे दीजिएगा? तो देखिए, आप लंब और आधार को खींचिए। ठीक, अभी हम लंब आधार किसी को नहीं बोल रहे, सपोज दैट मान लेते हैं। तो बताइए कि ये जो दोनों भुजा खींचा गया किसका निर्माण हुआ? समकोण का। तो समकोण उत्पादक भुजा को लंब या आधार कहते हैं। ऐसा नहीं कि लंब कहेंगे, दोनों लंब या आधार कहते हैं। जिन्होंने मिल करके समकोण को बनाया, समकोण उत्पादक भुजा को लंब या आधार कहते हैं। तो ये हो गया आपका, मान लो कि ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ, और जिस समय ये लंब होगा तो ये आधार होगा। क्लियर? तो लंब आधार की परिभाषा सम्मिलित रूप से हम बोल सकते हैं इस तरह। तो आपने देखा कि इस तरह मेरा जो है न्यून कोण सेलेक्ट होता है तो लंब आधार का मान बदलते रहता है।